नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एपिसोड नंबर 4 में। आस्क ट्रेडर्स हब का ये जो पॉडकास्ट है, इसमें हम लोग बहुत सारे सीक्रेट्स अनवील कर रहे हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। हमारे जो फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर है किरण सर, वो हमें हर बार कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जो बिगिनर ट्रेडर्स है वो अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो अप होने से रोक सकते हैं। सर, हम इस वक्त भारत के सबसे सुरक्षित जगह पर खड़े हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एपिसोड नंबर 4 में हम लोग सक्सेसफुली आ चुके हैं और आज एक बहुत ही स्पेशल इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग लेके आए। हमेशा की तरह हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम मेंटर किरण प्रभु जी हमारे साथ है। किरण जी, स्वागत है आपका। Hello Tejas, and nice to be back, and thank you so much for having me on the show. ग्रेट। तो किरण जी, जैसे कि हम लोगों ने आज का टॉपिक डिस्कस किया है कि कैसे बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स अपना ट्रेडिंग अकाउंट ब्लो अप होने से रोक सकते हैं, तो हम लोग शुरू करते हैं। ये बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स अकाउंट ब्लो करते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? हाँ, तो blow up मतलब it is like so in actual terms it is like losing your entire capital. So that is what is considered as blow up in our trading and investing language. तो normally क्या होता है, whenever somebody starts to trade or invest, they infuse a certain amount of capital into their trading account. So the first rule what everyone should follow is to protect the capital, not to generate profits. But ये जो नए लोग जो आते हैं and people who don't understand all the complexities, वो लोग क्या करते हैं, they start taking random trades and random investments. तो उसके वजह से क्या होता है, they start facing losses and देखते देखते what happens is they lose their entire capital. So once the entire capital is lost, that is actually termed technically as blowing up your. तो किरण जी, अभी न्यू लोग जो है, न्यू ट्रेडर्स जो है, वो अपना अकाउंट ब्लो कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ हो गई है। हम लोग न्यूज़ में देखते हैं काफ़ी सारे ट्रेडर्स डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं। तो कौन सी ऐसी नंबर 1 मिस्टेक है जिसकी वजह से बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स अपना अकाउंट ब्लो कर रहे हैं? सबसे बड़ा नंबर अगर मैं बोलूँ आपको is they are over leveraging their positions. So basically what leveraging means is you get a certain amount of क्या बोलते हैं, like for example, if the stock price is 100, you don't have to put in 100 rupees to enter into the position. You can give it is normally अभी 5x है leverage for stocks in the Indian market. तो अगर 100 rupees का एक stock है and if you are trading on an intraday basis, आपको एक स्टॉक का पोजीशन क्रिएट करने के लिए 20 रुपए का ही जरूरत होता है, 100 रुपीज का जरूरत नहीं पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज लेवरेजिंग। तो इसके लिए क्या करते हैं, अगर उसके पास 100 रुपीज कैपिटल है, व्हाट ही डज इज ही कैन गो अप टू 5 स्टॉक्स और 5 शेयर। तो बाय डूइंग दैट व्हाट एक्चुअली दे आर डूइंग इज दे आर रिस्किंग देयर एंटायर कैपिटल। तो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इट डजंट टेक मच टाइम टू वाइप आउट द कैपिटल। सो ओवर लेवरेजिंग इज आई थिंक द बिगेस्ट mistake what not only beginners, anyone make. So you should know how much to leverage and when to leverage. So that is देखिए, न्यू ट्रेडर्स जो है वो एक और मिस्टेक बहुत कॉमनली करते हैं और वो है एवरेजिंग। तो एवरेजिंग कर करके वो अपना जो भी कैपिटल वो जो फास्ट रन करने वाले घोड़ों पे लगा सकते थे, वो लंगड़े घोड़ों पे लगा देते हैं और उसकी वजह से वो अपना जो अच्छा कैपिटल है वो भी मतलब अटका देते हैं या फिर वेस्ट कर देते हैं। तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? और इसी के साथ साथ एक और सवाल पूछ रहा हूँ, अगर हम लोगों ने कोई एक स्ट्रैटेजी बना ली, कोई ट्रेडिंग प्लान बना लिया और उसके साथ हम लोग डिसिप्लिन के साथ अगर स्टिक करते हैं, तो क्या ये अकाउंट ब्लो होने को हम लोग रोक सकते हैं? यस। आपका पहला क्वेश्चन के लिए द आंसर इज एवरेजिंग। जैसे आपने बोला ना, एवरेजिंग इज अ वेरी रॉन्ग वे टू लुक एट इट। व्हाट यू शुड बी डूइंग इज यू शुड बी पिरामिडिंग इट। एवरेजिंग मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने let us talk about in simple terms, not from trading terms and all that, simple terms, like from the investment perspective. अभी आपने कोई एक स्टॉक 100 रुपीज में खरीदा, okay? So the only way an investor can make money is when it goes above 100, then only he will make money. Once it comes below
100, he'll be starting to look at the loss on his account. तो ये लोग क्या, most of the people, ये averaging का फंडा ये है कि even when it is falling, they keep on adding it. This is called as average. तो averaging करने से क्या होता है, आपका जो average price है, like for example, अभी आपने 100 पे लिया, then again you bought it at 95, the same quantity, तो आपका average हो जाएगा 97.5. So this ऐसा करते, they don't see that और कितना गिरेगा करके, they go even when the thing is going in the opposite direction, they keep on adding the position, thinking that they are averaging. Instead of averaging, they should look at pyramiding. In the sense, अभी आपने 100 पे लिया और वो 102, 105 तक गया, and then again it came back to 101, 102 तक आया, समझो. What you should do is, there at 102 you should enter. This is called as pyramiding. When it is going in your direction, then you should think of adding to your position, not when it is going to opposite to your direction. So averaging करने से अच्छा pyramiding करेंगे तो it'll be a good. And आपका second question क्या था? मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर हम लोग डिसिप्लिन फॉलो करते हैं या फिर कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो क्या हम लोग अपना अकाउंट ब्लो होने से रोक सकते हैं? Yes. See, when anybody is coming into this trading and investing, instead of coming with the intention of generating profits, if they come with the intention of protecting their capital first. Protecting the capital का मतलब ये है, is not that कि आप कैपिटल अकाउंट में डालें और सिर्फ देखते बैठे. नो एक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू प्रोटेक्ट द कैपिटल, करेक्ट है ना? बट आवर पर्पस ऑफ कमिंग इनटू द फाइनेंशियल मार्केट्स इज टू मेक सम प्रॉफिट्स, ठीक है? तो बट फॉर बिगिनर्स, व्हाट इज आई वुड सजेस्ट इज, before even thinking of generating profits, the first habit what they should develop is on how to protect their capital. So once they learn on how to protect their capital, automatically profits will start coming. तो ये वाला discipline हम maintain करेंगे तो definitely there is no question that you will blow up your account. अमेजिंग किरण जी. लेकिन एक और थॉट प्रोसेस न्यू लेवल के ट्रेडर्स का होता है और वो है कि कोई भी स्टॉक अगर फॉल कर रहा है, मेरे पास ऑलरेडी एक एक्स नाम का स्टॉक है जो मैंने खरीद रखा है, उसका फंडामेंटल अच्छा है, आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट दैट स्टॉक. लेकिन जब वो फॉल कर रहा है तो मैं सोचता हूँ कि चलो ये और सस्ते में मिल रहा है, फंडामेंटल अच्छा है इसका, तो मैं खरीद लेता हूँ. और फॉल कर रहा है, मुझे लगता है कि सस्ते में मिल रहा है, खरीद लेता हूँ. और जब वो बढ़ने लगता है, जैसे आपने बताया था कि ये पिरामिडिंग करना चाहिए, लेकिन बढ़ने लगता है तो लोग एग्जैक्टली अपोजिट सोचते हैं कि ऑलरेडी मैंने पोजीशन लेके रखी है, ऑलरेडी ये इतना महंगा हो गया है और कितना ही बढ़ेगा, तो इसमें मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ, किसी और स्टॉक में जो अभी ऑलरेडी गिरा हुआ है उसमें इन्वेस्ट करूँ. तो ये जो फिलोसफी है या फिर ये जो अप्रोच है, उसके बारे में आपका स्टांस क्या है? See, it is like this. When something is falling, it is like catching a falling knife. अभी falling knife को आप पकड़ने जाओगे तो क्या हो, आपका हाथ कटेगा. तो आपको डिसाइड करने का है whether you want your hands injured or you want to manage your risks in a proper way and do it in the proper way and ultimately make profits. So the simple answer for this is, instead of going with this emotions, जैसे आपने बोला, like for example, जब भी गिरता रहेगा ना, they will not think about twice before adding it. But when it is going up, they will be fearful. अरे मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया और अभी कितना जाएगा, they will exit. और 2 दिन बाद देखते हैं जिधर से एग्जिट हुए थे ना, उधर से और 3-4% ऊपर जाए. Then what happens is, then they have this thing in the mind, oh, last time I did this, I exited early. So see, this is a bad habit coming into your system. Next time आप ये क्या करोगे, विनिंग ट्रेड को तो छोड़ो, लूजिंग ट्रेड में you will think, oh, last time if I had held on, it could have been better. तो ये लूजिंग ट्रेड को ऐसे ही खड़े बैठे लेके रखेंगे और नीचे गिरता जाएगा, लॉसेस बढ़ता जाएगा. एक टाइम आएगा, then they will see that, oh no, this is way beyond my whatever is my risk what I wanted. तो they will एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, until and unless you are out of the position, neither the loss nor the profit is yours. So as long as the positions are open, neither the win, neither the profit nor the loss is yours. Both the loss and the profit is yours only when you exit. When you are in the trade, whatever fluctuation happens is just happening on the screen. In reality, it is not affecting your account. तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है. So people are very positive when it is falling,
because they feel that it will come up, and when it is going up in their direction, they are fearful that okay, मेरा इतना profit हो गया, I lose this also, चलो let me exit. जितना मिले उतना लेके चला जाओ. So this is a pure amateur approach. So professionals don't approach it like that. So professionals एक ही चीज करते हैं is, मैं जैसे हमेशा बताता हूँ, they focus on their entry. They wait for the price to come to their level. They don't make random entry. So this is the difference. So that is how it works. ऑलराइट, तो अभी एक और चीज है जो काफी सारे ट्रेडर्स करते हैं, मतलब न्यू लेवल के हमारे जैसे, ये सोचते हैं कि कोई भी, ये सही अप्रोच भी हो सकता है, गलत होता है, आप वैलिडेट कीजिए. जो भी नया ट्रेडर है वो क्या सोचता है कि जो भी स्टॉक अंडर वैल्यूड है उसे खरीदो और जो भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है उसे बेच दो. अब कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यूड है और कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यूड है वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो उसके लिए कुछ लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल RSI इंडिकेटर, अगर किसी का अगर 30 के आसपास है तो वो अंडर वैल्यूड है, 70 के ऊपर चला गया तो ओवर वैल्यूड है. तो क्या ये सारी स्ट्रेटेजी सही है? क्या इसका यूज करके हम लोग डिसाइड कर सकते हैं? See, ये जो अंडर वैल्यू एंड ओवर वैल्यू, it is again the way of looking at things. Okay? In reality, under value or over value decide करने के लिए you will have to consider lot of parameters. It is not just the price. तो this चीज बहुत सारे लोग they try to ignore and they depend on these indicators to give you a kind of a sign. My only suggestion is, अगर आपका RSI का strategy है, so which I am not saying that whether it is right or wrong. What I'm saying is, what you should do is, you should have a conviction on that RSI indicator, whatever signal it is giving. How will you get a conviction? जैसे आपने बोला कुछ तो parameter 30 के ऊपर रहेगा and all that, ठीक है? You just check it with the past data. इतने टाइम पे वो RSI, when it was at a particular point, did it react in a certain way and did it move in the way which that signal what RSI was giving? That is the way you can find out how reliable RSI as an indicator is. तो ये आप पता करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा RSI strategy works or not. The second thing is, let me make it very clear that not every strategy works in every situation. ऐसा कोई strategy नहीं है which works on all the situations in all the conditions. A particular condition, a particular situation demands a certain kind of strategy. So सिर्फ एक strategy या एक वाला मतलब क्या बोलता है, that narrow vision लेके कुछ होगा नहीं. You should have a holistic approach. So basically it is like this. कोई एक डॉक्टर है जो पेशेंट, he is a general physician. He should know the entire anatomy of the human body, correct? वो सिर्फ मेरे को सिर्फ ये सिर्फ ये मतलब मेरे को सिर्फ दांत का मालूम है करके वो जनरल फिजिशियन नहीं कहलाता है ना. So if he has to treat a human body, he should have the information and the knowledge about the entire human body. So similarly, when in financial markets, सिर्फ एक indicator सीख लेने से it's not going to work. So you should know a lot of other things. You should know, basically if I tell you simple things, you should know how to read a candle chart. You should understand what is price action, and you should make use of this, like जैसे आपने बताया, any of the indicators to give you an additional confirmation as to what is going to happen. ये वाला करेंगे तो definitely things will be better. डेफिनेटली सर, आपने जो बताया वो बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है और हर एक बिगिनर लेवल के ट्रेडर को उसे ध्यान रखना पड़ेगा. अब हम लोग बात करने वाले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के बारे में. ऑलरेडी आपने बताया था, रिस्क मैनेजमेंट से भी पहले माइंडसेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम लोग राइट माइंडसेट के साथ स्टॉक मार्केट में उतरते हैं तो क्या हम लोग अपना अकाउंट ब्लो ऑफ होने से रोक सकते हैं? माइंडसेट कितना मैटर करता है हमारे ट्रेडिंग डिसीजंस में, इसके बारे में थोड़ा बताइए. और इसी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है और बिगिनर लेवल के ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, ये बताइए. So as per me, if somebody has to be successful in trading and investing, it is 80% mental state and 20% technical things. So predominantly it is all about how you manage your own emotions. So this is very important. And why? Because see, emotions have a lot of impact on the results which comes out of the trades. So uske saath also you should know on how to manage your emotions. So basically you should know how to manage it. Is very simple, that you should have a plan, because if you don't have a plan and when things are not going as per you,
your mind starts playing tricks on. That is where your decision making abilities goes for a toss. So this is very important. And when you are feeling overwhelmed, so what you should do is, the best thing what you can do is, instead of going and fighting against the market, you should just shut the system and take a break. You should recollect, you should calm yourself down and come back with a fresh mind, not with the intention to take the revenge on the market. You cannot. Market भगवान थे. Nobody can beat the market. All you can do is go with the market. तो अगर आप सोचते हैं नहीं मैं मार्केट को सिखाऊंगा, तो मार्केट आपको ऐसा सिखाएगा कि आप वापस किसी को सीखने के लायक नहीं रहेंगे. So this is one thing. And second thing is, risk management is very simple. ज़्यादा कुछ complicated नहीं है. Risk ये ऐसा होना चाहिए that it is something which you will not be impacted if you lose it. So the simple risk reward ratio of what anyone can have for any trade is 1:2 risk reward. That means if you are risking 1, you should have a reward of 2. Only when that kind of a opportunity you get, you should enter. Otherwise, if there is any other opportunity which is less than 1:2, you shouldn't even think about that. You shouldn't even see that. That is second thing. और दूसरा risk management का ये है कि आपका position सही. How much are you going inside? Suppose आपके पास 1 लाख है and 1% is the risk. That means आपका risk है 1000. समझ गए ना? हर एक ट्रेड 1000 रुपीज के ऊपर आप रिस्क नहीं ले सकते. तो आपका अगर कोई पोजीशन का स्टॉप लॉस इज 1 रुपी, इमेजिन. सो दैट मीन्स यू कैन गो अप टू अपना स्टॉप लॉस 1000 है ना. सो आप 1000 शेयर्स का ही पोजीशन सही से रख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते. बिकॉज इफ इट गोज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन यू लूज ओनली 1. सो दिस इज द सेकेंड. And of course, the other part is of risk management is, you cannot put your entire capital in a single trade. So you have to diversify your risk. So this is all the things what people should know about on how to calculate and manage their risk. सही बात है सर. आपने जैसे बताया कि यू कैन नॉट पुट ऑल योर कैपिटल इनटू दिस सिंगल ट्रेड. अगर हम लोग ऐसे करते हैं तो शायद अगर आप बहुत ही ज़्यादा लकी है तो आप बहुत ज़्यादा अमीर भी बन सकते हैं. अदरवाइज देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल ब्लो अप योर स्टॉक मार्केट अकाउंट. अब इसी के साथ साथ मैं आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट एक और सवाल पूछना चाहता हूँ. ये पोर्टफोलियो डिज़ाइन होता क्या है? जैसे आपने बताया कि सारा का सारा कैपिटल एक ही ट्रेड में नहीं डालना है, तो हम लोग अलग अलग स्टॉक्स में उसके डाल सकते हैं. एंड अप हम लोग अपना पोर्टफोलियो या फिर हमारा स्टॉक मार्केट का एक लिस्ट बना सकते हैं जहाँ पे हम लोगों ने अपना कैपिटल डिवाइड किया है. तो उसे डिजाइन करने के लिए क्या स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है? See, portfolio is for investors. It's not for traders. Traders का कुछ portfolio नहीं होता है. For traders are only looking at short term. So it is there for some time and afterwards, when they are out of the position, it is done. And whereas this portfolio term is actually referring to an investor. Portfolio is nothing but a place wherein you have all your different stocks in one place. Okay. So portfolio design करने का सबसे आसान तरीका ये है कि first thing is you should be investing in the businesses which you understand. तो ये है. तो basically जैसे मैंने वो दिन बोला था, construction, automobile, cement, ऐसे बहुत सारे sector हैं. So what you have to do is, how best to design a portfolio is, the portfolio size should not go beyond 10 to 20. Okay. So because beyond that, if it goes, it becomes very difficult for that person to keep a track. तो ऐसा करना चाहिए. The best way what they can do is, initially they can start with a portfolio of 10 stocks, and these 10 stocks they can divide it into 5 different sectors. मतलब हर एक सेक्टर का 2-2 स्टॉक. एंड वो कैसा स्टॉक होना चाहिए? The top performance in that particular sector. So that is the easiest way to design a portfolio. Doesn't make any sense that your Demat account shows your list running into hundreds, because you'll not be able to monitor it, and even when things are going wrong, you will not be able to know when to exit and all. And जैसे मैंने बताया, at a single point of time, a person can only do 1 or 2 things at the most. You cannot do 100 things at. तो आपका जितना पोर्टफोलियो बड़ा रहेगा, आपका कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा. सो मेरा जो सिस्टम है और मेरा जो प्रिंसिपल है इज लाइक टू कीप थिंग्स सिंपल. सो दैट इज हाउ यू शुड डिजाइन योर पोर्टफोलियो. So invest in the businesses which you understand. Select the top 5 sectors what you want to invest in. और वो sector का research करके you find out what the top stock, and if they are at a fair value, invest in. And that is how you keep on growing. See, investing is for long term, so you can always add to the positions whenever there is a correction. You can add to the position and build your capital allocation towards that. So that is how you should approach building a portfolio.
वेरी इंसाइटफुल किरण जी। हर बार आपसे हम लोग जब बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए मिलता है एंड दैट एनकरेजेस अस टू रिसर्च मोर। किरण जी, आपसे बातें करके हमेशा हमें ऐसा लगता है कि अभी भी हमें बहुत कुछ सीखना है। तो अभी इस पॉडकास्ट के एंड में क्या आप कोई बोनस टिप या फिर मैसेज देना चाहते हैं हमारे ऑडियंस को? Of course, I'll be very happy to share that. What I would like to share is, see, success in trading and investing isn't about finding that perfect strategy, but it is about sticking to your disciplined approach, managing your risks, and staying mentally strong. If you can consistently apply a proven system with emotional control, you are actually already ahead of the majority of, okay? So also remember that it is not about avoiding losses entirely. It is about managing them in a way so that it protects your capital first and then keeps you in the game for a long. So this should be the approach. So if our audience, if they are interested to know about all this in more detail, I would be very glad that if you could join me for my free webinar, which is happening over the weekend, wherein I discuss and share my system what I follow and the methods what I follow. So I'll be very glad to have you come and attend my webinar. It's a free webinar, so it'll be a great learning experience. So you are always welcome. थैंक यू किरण जी, थैंक यू फॉर द बोनस टिप। ऑडियंस, अगर आप इन सारी स्ट्रेटजीज को, किरण जी की स्ट्रेटजीज को डीपली पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो वो भी फ्री में, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। वहाँ पे उनका जो नेक्स्ट फ्री वेबिनार है उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपना नॉलेज और भी डीप कर सकते हैं। किरण जी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। ये पॉडकास्ट का सिलसिला, पॉडकास्ट की सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपके सुझाव हमेशा वेलकम रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू किरण। Thank you Tejas, and very happy.